एक बिहारी सब पर भारी। वैसे तो इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास आईएएस, आईआईटीएस और आईआईएम ग्रेजुएट तक साबित करके दिखाते हैं, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद कोई भी अच्छी इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती। हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल मोहम्मद वेस्ट व्लॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो का एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे और भी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि लैंडलॉक्ड होने के बावजूद कंपनीज की पहली पसंद बने हुए हैं। तो आखिर क्या असली ऐसी सच्चाई है जो मेजर इंडस्ट्रीज का ना होने का? चलिए आगे इसको जानते हैं। दोस्तों, कोई डाउट नहीं है, किसी भी नज़दीकी इंडस्ट्री के पास पोर्ट मौजूद होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे उन्हें एक बड़ी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है जिसके ज़रिए वे आसानी से मरीन रूट मैसेज कर सकते हैं, मटेरियल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चों में कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट कंपनीज आजकल उन इलाकों में भी अपना इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना पसंद कर रही हैं जो कि बोर्ड से कोसों दूर हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ले लेते हैं। राजस्थान सरसों से बाजरा और उनका सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, अलग अलग तरह के 40,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिनमें टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरेमिक और ऑटो जैसे कई सारे उद्योग शामिल हैं। अब हरियाणा की बात करें तो यह राज्य सालों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और आईटी के फील्ड में भी इसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें पंजाब की तो ये गेहूं का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन यहाँ आईटी कंपनीज, लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर्स और स्पोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि बिहार में इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पोर्ट नहीं है, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिहार पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना दूर नहीं था, बल्कि कुछ दशक पहले ये मेजर ट्रेडिंग हब हुआ करता था। असल में बिहार फर्टाइल लैंड से रिच है और यहाँ धान और गेहूं की खेती बड़े लेवल में की जाती थी। इसके अलावा बिहार के शाही लीची, अमरूद और कई फ्रूट्स का एक्सपोर्ट बड़े कंट्रीज में किया जाता था। ब्रिटिश के पीरियड में पटना एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरा था और आज़ादी के बाद बड़े बड़े सिटीज बहुत बुरे हाल में थे। वहीं पटना और वेस्ट बंगाल मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्पॉट बने हुए थे। एक्चुअली बिहार के अंदर बड़ी मात्रा में मिनरल्स मौजूद थे, इसलिए कंपनी माइल्स के आसपास लोकेट होना चाहती थी ताकि रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। दोस्तों, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज उस टाइम बिहार की तरफ ही जा रही थी, तो उस टाइम के पीएम जवाहरलाल नेहरू 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाए जो माल ढोने वाले के खर्च पर सब्सिडी देने लगे। और जाहिर सी बात है, सब्सिडी लेने के लिए बिहार जैसे स्टेट की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी अपने मुताबिक कहीं पे भी अपना सेटअप बना सकती थी, कंपनी कहीं पे भी देश में स्टैब्लिश हो सकती थी। इसके अलावा और भी पहले से मौजूद इंडस्ट्रीज थी बिहार में, वो कुछ प्रॉब्लम से बंद होती चली गई। फिर धीरे धीरे बिहार की सिचुएशंस और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 40-50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट या शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जो डेवलपमेंट के मामले में पहले से काफ़ी पीछे हुआ करते थे। वो सब स्टेट्स एक वेल डेवलप्ड स्टेट्स बन चुके थे, लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार में यह बदलाव क्यों नहीं देखने को मिला। असल में दोस्तों, इसके पीछे कई सारे मेजर रीजंस हैं। दोस्तों, कुछ रीजंस हैं, उनमें से पहला रीजंस है अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लैंड। जमीन को बिहार में हासिल करना कंपनीज के लिए लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से बिहार के 56% से भी ज्यादा जमीन पर खेती होती है। इस स्टेट में लगभग 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, तो फिर अपनी ज़मीन किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि यहाँ उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया हुआ करता था। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ आमतौर पर लोगों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए। ऐसे में अगर कोई कंपनी यहाँ ज़मीन लेना चाहे तो नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फार्मर्स से बात करके ही ज़मीन ली जा सकती है और ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी ये बहुत उलझा हुआ और मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5 हेक्टेयर जमीन पाने के लिए 20 से 30 अलग लोगों से बात करनी पड़ सकती है। यानी बिहार के लोगों से उनकी ज़मीन लेना एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। बिहार में इंडस्ट्रीज, बिहार में कुछ साल पहले तक चीनी और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक हुआ करता था, लेकिन आज इस स्टेट में 3000 राइस मिल्स में से 2002 बंद हो चुकी है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से 33 शुगर मिल में से 18 मिल्स में ताले लग चुके हैं। और यही वजह है कि 1960 में देश का 40% शुगर अकेले बिहार प्रोड्यूस करता था, जो कि अब हटकर 2% रह गया है। अब राइस मिल के बंद होने के पीछे की वजह थी करोड़ों का घोटाला और इलीगल वसूली।
वहीं चीनी मिल गवर्नमेंट के जबरन कब्जे की वजह से बंद हो गई, लेकिन 1977 में बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन ने इस मिल को अपने कब्जे में ले लिया और इससे अगले 16 साल तक बहुत ही गलत ढंग से चलाया गया, जिसकी वजह से आखिरकार 1993 में इसको बंद करना पड़ गया। इसके अलावा 1974 में सहरसा के बैजनाथपुर गांव में पेपर मिल की भी शुरुआत हुई थी, जिसका गोल डेली 5 दिन पेपर बनाने का था, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ये मिल भी 1987 में बंद हो गई। ये फैक्ट्री 50 एकड़ जमीन पर बनी थी, जहां खेती करके अपना पेट भरते थे। अब इन सभी इंडस्ट्रीज पर ग्रहण लग चुका था और बिहार ने अपनी खराब व्यवस्था की वजह से अपने इन अनमोल रत्नों को खो दिया था। नंबर 3 है वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब दोस्तों, बिहार सरकार इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए कई सारी पॉलिसी तो बनाती है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है फिर कंपनी को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। 2015 में नीतीश सरकार ने पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया था। इसके तहत ओनर्स को अपनी फैक्ट्री बिहार में स्टैब्लिश करनी होगी। इसके बाद से गवर्नमेंट्स उन्हें सब्सिडी या फिर इसके अलावा बाकी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी को यह पॉलिसी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि 2006 में नीतीश कुमार ऐसी एक इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए थे जो देखने में तो कंपनीज के लिए काफी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन इस पॉलिसी के तहत जिन्होंने भी बिहार में अपने फैक्ट्री ऑफिस लगाए थे उन्हें पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक्चुअली बिहार सरकार जो सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली थी वो कभी भी उन्हें नहीं मिल पाई। ऐसे मामले में कई सारे केसेस भी चले और 2010 में पटना हाई कोर्ट ने अथॉरिटी को इसके लिए काफी फटकार भी लगाई। कंपनी ने दावा किया कि कोर्ट के चक्कर लगाना और सब्सिडी के लिए लंबे समय तक केस लड़ना पूरी तरीके से समय की बर्बादी है, इसलिए जहां की पॉलिसी अच्छी हो वहीं पर जाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इन सब के अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत नीतीश कुमार ने स्टार्टअप्स को 500 करोड़ का फंड देने की बात कही थी, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं कि सरकार से उन्हें कभी फंड मिले ही नहीं है। अब सब्सिडी मिले या ना मिले, लेकिन इन सभी रीजंस के वजह से बिजनेस ओनर्स को इतना जरूर आइडिया हो गया था कि अगर बिहार में अपना इंडस्ट्रीज लगानी है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। नंबर 4 पर है डर्टी कैस्टिज्म पॉलिटिक्स। अब इतिहास में झांक कर देखें तो बिहार की राजनीति में जातिवाद जैसा मुद्दा हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से आरजेडी पद के लालू यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए तब से निचली जातियों में उनके लिए खूब रिस्पेक्ट देखने को मिली, और मिलती भी क्यों ना, क्योंकि विकास के अलावा वो जातिवाद से रिलेटेड बहुत सी बातें किया करते थे जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी। दोस्तों, डेवलपमेंट लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दम तोड़ दिया था। बिहार में क्राइम डे बाय डे उस टाइम बढ़ता जा रहा था और 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि क्राइम डेली बढ़ रहा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दिया गया होगा, प्लीज उसको लाइक कर दें, काफी मेहनत से बनती है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं। Thanks for watching and have a nice day.